हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि काव्यखंड के पतंगनामा पार्ट को आप कैसे अच्छे से लिखें और 5 से 6 नंबर का अगर आ गया तो उसको आप कैसे अपने भाषाओं में समझकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये डाउट रहता है कि हम हर रिलेशन की कवियों का नाम कैसे याद करें। तो मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक बनाया है इसका, जैसे कि पतंग है। तो पतंग क्या होता है कि मैंने अपने रिलेटेड बनाए हुए हैं कि पतंग को जो मैं एक दोस्त था, एक मेरे दोस्त का नाम था आलोक। आलोक जो था ना, वो बहुत ज्यादा पतंग लेता था। तो पतंग से अगर मेरा कुछ रिलेटेड आया तो आलोक का नाम आ जाएगा। और आलोक बहुत ही धनवान था, धनवान से मेरा आ गया धनवा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरे एक आलोक था और आलोक बहुत धनी था, तो आलोक धनवा उनके कवि के नाम में। आप ऐसा रिलेट करके अगर आप करना शुरू कर दिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से आपको हर कविता, हर लेसन के कवियों का नाम अच्छे से याद हो जाएगा। खैर, संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ को मैं एक सीक्वेंस पर बताता हूँ कि इस पर सब बन जाएगा। इसको आप देख लीजिए, मैं हर वीडियो पर बताता हूँ। जैसे कि ये है, जैसे कि लेसन 2 है ये। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड पतंग, पतंग यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, पतंग नाम पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति का जिक्र करें, फिर हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके काव्य खंड पतंग नामक पाठ से लिया गया है। पता भी तो चले ना कौन से खंड का है। ठीक, इसे कवि श्री आलोक धनवा जी हैं, और इनके जो कवि है ना उनका नाम क्या है, आलोक धनवा जी हैं। इनको भी ब्रैकेट कर लीजिए, धनवा जी हैं। श्री का उपयोग करें, जी का उपयोग करें तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो है आपका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको इसी से। संदर्भ एक नंबर का रहता है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि कोई राइटर कैसा है, लिखने वाला कैसा है। तो इसको ध्यान रखें। प्रश्न कविता को पढ़ने के बाद पता चलेगा। व्याख्या आप अपने शब्दों में करेंगे। विशेषता, अगर कोई कविता हिंदी भाषा में लिखाया गया है तो सबके लिए इजी है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं ये हो सकती है कि ये बहुत ही सरल या फिर सुस्पष्ट है। भाषा सरल, भाषा सरल, सरल और सुस्पष्ट है, सुस्पष्ट है। तो ये हर हिंदी वाली कविताओं में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक विशेषता ये बनती है। और जो विशेषताएं हमें पाठ को पढ़ने के बाद पता चलता है क्या है, कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो जी बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। और कुछ वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिलती जाएगी। शुरुआत होती है हमारी, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। ठीक है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ। ठीक है, बौछारे मतलब बहुत सारे आंधी तूफान आए, इसमें बताया गया है। तो भादो चले गया और जल्दी से हमारा सवेरा हुआ, मतलब सुबह का अवसर आया। ठीक है ना। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखें, जैसे कि खरगोश की आंखें कैसे दिखती हैं, कभी आप देखना कि उसके जो आंख है ना रियलिटी में सूर्य भगवान की तरह पूरा येलो तो नहीं दिखेगा लेकिन लाल की भांति दिखता है वो, जैसा लाल सवेरा हुआ। ठीक है, लाल सवेरा का यहाँ जिक्र किया गया। जब जब सूरज पूरा उगा नहीं हुआ रहता तब वो लाल टाइप दिखता है, तो खरगोश की भांति की तरह वो लाल सवेरा का आगमन का बताया गया है। ठीक है, खरगोश की आंखों लाल जैसा लाल सवेरा, सूरज के आगमन ऐसा प्रतीत होता है कि वे खरगोश की आंखें हैं, ऐसा बताया गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे। कवि कहते हैं कि, ऐसे लिखेंगे आप, कवि कहते हैं कि, कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, मतलब आंधी तूफान आने के बाद, बहुत तेजी से आंधी तूफान आने के बाद भादो आया नए सवेरे लेकर, भादो गया नया सवेरा लेकर। भादो जाने के बाद बहुत सारी आंधियां आई और नया सवेरा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जो नया सवेरा है वो खरगोश की आंखों की तरह दिख रहा है हमारा सूरज। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और ये जो है भादों के जाने के बाद शरद ऋतु आती है, तो बहुत सारे पानी गिरने के बाद हमारी शरद ऋतु आती है। तो जब हम किसी ट्रैवल पर जाते हैं और कभी पानी गिरता रहता है तो हम देखते हैं ना कि पानी गिरने के बाद अगर मस्त पेड़ पौधे दिख गए तो कितना अच्छा प्रतीत होता है। तो उसके बारे में वर्णन किया गया। मान लीजिए बारिश हुआ, बारिश होने के बाद इतना अच्छा वर्णन हुआ है, मतलब प्रकृति के बारे में, खुशियों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर से प्रकृतियों के बारे में वर्णन किया गया, आप ऐसा लिख सकते हैं। विशेषता में भी आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रकृति का वर्णन किया गया है करके। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं पॉइंट को। शरद आया पुलों को पार करते हुए, है ना। तो वर्षा ऋतु के बाद, आने के बाद पुलों को पार करते हुए, तो वर्षा ऋतु के जो बारिश है उसको पार करते हुए शरद ऋतु हमारा आया। ठीक है, अब यहाँ बस पढ़ते हैं इसको। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब यहाँ पर समझना कि साइकिल कौन चला रहे हैं। यहाँ पर आप चित्र देखेंगे कि बच्चों का चित्र है और इन लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, बच्चों के बचपन का वर्णन किया गया है, विशेषता ये भी हो जा रही है।
प्रसंग में भी लिख सकते हैं कि प्रकृति के साथ साथ बच्चों के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रसंग और विशेषताएं ऐसी चीज है जो को पढ़ने के बाद ही समझ में आती है, पहले लिख दिया था तो आपको समझ में नहीं आती। ठीक है। अपनी नई चमकीली, मतलब बच्चे जो हैं अपने नए नए साइकिल लेते हुए, अपने साइकिल लाकर साइकिल तेज चलाते हुए, अब बच्चे हैं अपने साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, अपने घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। घंटी के द्वारा क्या करते हैं, बच्चे आते हैं और घंटी के द्वारा क्या करते हैं, टन 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 टन, आ जाओ भाई दोस्त, जल्दी चलते हैं हम लोग खेलने कूदने। तो यहाँ पर चमकीले इशारों मतलब अपने बातों और घंटियों के द्वारा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, है ना। फिर ये दूसरा पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होता है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और जो पतंग उड़ाते हैं, जिसकी एक मतलब दोस्तों का ग्रुप रहेगा और उसको बुलाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, भाई हम साइकिल लेके आए हैं, चलो हम पतंग उड़ाएंगे करके, तो उनको बुला रहे हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चों को झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने चमकीले अपने घंटियों, साइकिल की घंटियों और अपने बातों के द्वारा वह बच्चों को बुलाते हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। आकाश को वे अपने पतंगों के द्वारा इतना मुलायम बनाते हैं कि उनका पतंग आसानी से उड़ सके। मतलब वो बोलते हैं मेरा पतंग इतना ऊपर जाएगा, ये सब हम लोग भी बोलते हैं ना, किसी काम करेंगे ना तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो वो ऐसे ही करते हैं कि अपने पतंगों के द्वारा आकाश को मुलायम बनाते हैं। जिक्र किया गया है, आप ऐसे लिखेंगे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। ठीक है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग, पतंग बहुत ही हल्का होता है, पतला होता है, रंगीन पतला कागज उड़ सके। ठीक है। यहाँ पर कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि जो दुनिया की सबसे हल्की पतली रंग बिरंगी चीज है वो आसमान में आसानी से उड़ सके बच्चों के द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांसों से बनी एक वस्तु चीज जो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और इनके द्वारा, ठीक है ना, और इन पतंगों के द्वारा शुरू हो सके बच्चों का खुशहाल जीवन, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृतियों का चलना, ऐसा आप करके जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है। सीटियों, किलकारियों मतलब बच्चों के शोर शराबे चालू हो सकें, ऐसा बताया गया यहाँ पर। अब नया पंक्ति आता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मतलब वो जो बच्चे हैं ना, बचपन में यहाँ पर कपास लाते हैं, पतंग अपना कपास लाता है और बचपन जो बच्चे हैं अपना बचपन लाते हैं, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जैसे कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं अपना पैर चलाते हैं और लगता है ऐसा है कि पृथ्वी उनके साथ चल रही है। समझ है ना, कि जब वो आगे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पीछे आ रही है, और जब वो पीछे जाते हैं तो पृथ्वी आगे जा रही है। मतलब वो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, पतंग का इतना व्याकुल होने के बाद भी उनको कोई चिंता नहीं होती है, उनको कोई ऐसा लगता नहीं है कि रियली में वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, सब पता नहीं चलता है। ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, बच्चे अपना बचपन और पतंगों के साथ हुए, कपास मतलब पतंग, यहाँ पर का जिक्र किया पतंगों, जन्म से हुए अपने बचपन के साथ पतंगों को खेलना शुरू करते हैं। पृथ्वी घूमती है आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जो पृथ्वी है वो अच्छे से जीवन उनके साथ बचपना निभाती है। जब वे दौड़े हैं बेधूष, छतों को भी नरम बनाते हैं। जब वे दौड़ते हैं तो छतों को भी नरम बनाते हैं, अर्थात उन्हें ऐसा, जब खाली पैर वो दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो चल रहे हैं। ठीक है। जब वे दौड़ते हैं तो छत में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुनहरे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि वे उनके संगी हैं, छत भी उनके संगी हैं के बारे में बताया गया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, डाल की तरह लीचे वेग से अक्षर। ठीक है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जैसे कि हम लोग किसी गीत को गाते हैं तो मृदंग से गाते हैं, मतलब कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो ऐसे ही बचपन है, हम लोग क्या करते हैं कि खेलते हैं, जीते हैं, भरते हैं, तो ऐसा जिक्र किया गया है यहाँ पर। जब वे पेंग भरते हैं मतलब जब वे खेलना शुरू करते हैं, डाल की तरह लचीले होते हैं, और वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, इसका जिक्र अगली पंक्ति में किया गया है ना। ठीक है। वे अपने जीवन में ऐसा जीते हैं कि उन्हें किसी तरह की परवाह नहीं होती, यहाँ पर बताया गया है। बेशुद्ध, बेशुद्ध मतलब होता है बिना चिंता के, दिया गया पीछे में आप देख सकते हैं। बेशुद्ध वे अपने जीवन में बचपना को अच्छे से जीते हैं, और हाँ भाई बचपना को अच्छे से जीना भी चाहिए, अच्छे से खेलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो यहाँ से ये प्रश्न बनती है कि बचपना को यहाँ पर अच्छे से वर्णन किया गया, विशेषता है, प्रसंग है, बचपन का वर्णन किया गया, तो बहुत ही ईजी है प्रसंग और विशेषताएं, यहाँ पर एक नंबर बहुत ही ईजी मिल जाता है। छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, समझना बस।
छतों के किनारे खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, उनके रंधों के सहारे। यहाँ पर बच्चों का इतना मग्नता बताई गई है कि कितना अच्छे लगते हैं वो जब वो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा जब लगता है ना कि अगर कोई बचपन में कोई पतंग उड़ा है तो ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा कभी छत में। उन्होंने फील किया हुआ है, उन्होंने अनुभव किया हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, कभी कभार वो बच जाते हैं, कभी कभार वो गिर भी जाते हैं। आगे जिक्र किया गया है उस समय गिरने से बचाता है, मतलब इतने खतरनाक होने के बावजूद भी पतंग उनका साथी उनको गिरने से बचाता है। सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है। और जो पतंग की जो पतंग की जो ऊंचाइयां हैं वे उनकी धड़कनी मतलब उनके शरीर को वो थाम लेती है। महज एक धागे से सहारे, और सिर्फ धागे के सहारे वे साथ ही साथ उड़ते हैं, नीचे भी वो उड़ते हैं। बचपन में बच्चे भी उड़ते हैं पतंग के साथ, और जो पतंग है वो धागे के सहारे उड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि बचपन में बचपना के द्वारा बच्चे उड़ते हैं, और यहाँ पर भी बताया गया है कि पतंग धागे के सहारे उड़ते हैं, अपने रंधों के सहारे, मतलब बचपन में बच्चे उड़ते हैं रंधों के, यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो। अब आपको लग रहा होगा कि वो गिरते हैं फिर कैसे बच जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि छत छोटी होती थी, पहले मिट्टियों की बनी होती थी, तो जमीन में मिट्टियाँ होती थी और मिट्टियों पर गिरते भी थे तो कुछ नहीं होता था, तो छत भी छोटी थी, गिरते भी तो कुछ भी नहीं होते थे। तो यहाँ जिक्र किया गया, तो ऐसा मत बोल देना कि ये गलत लिखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और वे बच जाते हैं। वे मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे इतने मग्न होते हैं कि खेलते खेलते वे कभी गिर भी जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, वे पुनः उत्साह के साथ पुनः अपना पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप एक्ट करते जाइए, डालते जाइए तो और ही अच्छा बनते जाएगा। और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और अगर गिर जाते हैं तो उन्हें कोई डर नहीं लगता कि हाँ मैं गिर गया, चोट लग गया। आजकल के बच्चे गिर गए तो फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो पहले क्या होता था, गिर भी जाते थे तो पुनः उत्साह के साथ आते। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब सूरज किसी बादल के साथ छुप के जब आता है ना, तो और उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ आता है। तो वैसे बच्चे अगर गिर भी जाते हैं तो और तेजी के साथ उछल कर और आते हैं उनके बेचैन पैरों के पास। और उनके बेचैन पैरों के पास जैसे कि पैर है, पैर के पास और जमीन आ गया, जैसे कि भूमि और आ गई, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बताया गया है, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी कविता है, तो आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी। भाषा सरल, सुबोध है, सुस्पष्ट है, और विशेषताएं मैंने आपको बताते गया कि कैसे इनकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं। बच्चों के बचपनों के बारे में वर्णन किया गया है, खुशहाल जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, और प्रसंग में भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों के बचपनों के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि 5 से 6 नंबर का आने वाला है, तो 2 नंबर को आपको ये दोनों को ही अच्छे से क्लियर करना है। व्याख्या में कवि कहते हैं लिखना, ठीक है, कहते हैं कि फिर अपना कविता स्टार्ट करना। संदर्भ मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मेट में लिखना, तो आपको ये करीबन 2 2 4 1 5 और कभी कभार 3 नंबर का भी आता है, तो 5 से 6 नंबर का ये आपको क्लियर करता है। और इसमें आपको एक भी नंबर कट नहीं करना है। काव्यखंड का पतंग नाम से है, तो पतंग से आप अपने दोस्त से रिलेट करिए। मेरा दोस्त था पतंग से आलोक, क्योंकि वो पतंग ज़्यादा उड़ाता था, तो मैंने आलोक का नाम याद किया। और आलोक बहुत धनी था, तो आलोक धनी मुझसे हमेशा याद रहता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसको कभी जीवन में भूलूंगा। जब भी इस कविता को मैं पढ़ा तो डेफिनेटली मुझे एक कविता भी याद आ जाएगी, कवि भी याद आ जाएंगे, और संदर्भ प्रश्न तो बन ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी क्वेश्चन और आंसरिंग वाली वीडियो बची हुई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो पर डील करेंगे। एंड आफ्टर, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगी एक बार कमेंट जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ डाउट्स हैं तो जरूर पूछिए, कहीं समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर रियलिटी में अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाई है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस लाइफ।